मुस्कान चक्रवर्ती और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 चैप्टर 2। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, दो ध्रुवीयता का अंत। इसके पहले हमने शीत युद्ध का दौर देखा और आज हम लेसन 2 को पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं इसमें। इस पाठ में सोवियत संघ के बारे में बताया गया है। सोवियत संघ दैट इज USSR। तो सोवियत संघ किस प्रकार से सोवियत संघ अस्तित्व में आया, अपना विकास किया तथा अंत में उसे किस तरह से शीत युद्ध, वही शीत युद्ध जो 1945 टू 1991 तक चला था, वही शीत युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था, वही शीत युद्ध जो USSR और USA के बीच में हुआ था। ठीक, तो मतलब सोवियत संघ ने अपना विकास कैसे किया, अंत में किस तरह से शीत युद्ध की वजह से विघटन का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें, तमाम बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको बहुत सारी बातें इसमें नए पता चलेगी। देखिए, सोवियत संघ, मैंने कई बार आपको बताया कि सोवियत संघ मीन्स होता है USSR। और सोवियत संघ बना कब, कैसे बना? देखिए, सोवियत संघ 1917 में बना, पहली बात। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, दूसरी बात। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी गुट में शामिल, तृतीय बात। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बना, ये भी सही है, चौथी बात। अमेरिका से होड़ शुरू यानी कंपटीशन हुआ, पांचवी बात। सोवियत व्यवस्था का बिगड़ना, 6 पॉइंट है ये। और सोवियत संघ का विघटन 7 पॉइंट। और फिर अंत में आता शॉक थेरेपी, दर्द दे के मरहम लगाना, यही है शॉक थेरेपी। बताएंगे आगे। आइए, सोवियत संघ का गठन सबसे पहले देखते हैं कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। तो कहा जाता है कि सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह जो क्रांति थी यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। तो समझ गए 1917 में क्रांति क्या थी। यह जो क्रांति था यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी 1917 में। इसी को बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं और इसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का गठन हुआ था 1917 में। और सोवियत संघ को अंग्रेजी में बोलते हैं USSR मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, यानी 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सिंपल, सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था, यानी गरीबों के हित। अब देखिए, सोवियत प्रणाली क्या है या क्या थी। रूस में हमने बताया कि 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी USSR का निर्माण हुआ। 1917 के बाद ही सब हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनका उद्देश्य था कि एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। किसका? सोवियत गणराज्य या सोवियत संघ का, USSR का, जिसमें 15 गणराज्य थे, मैंने बताया आपको, जिसमें पूंजीवादी व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया है। एकदम सिंपल। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपने आप को रखा, अपने आप को अमेरिका के सामने भी बहुत दिन तक टिका कर रखा। ये है सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं क्या है? देखिए, कहा जाता है कि सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाते थे। इसमें कोई भी निर्णय खुद से नहीं लेते थे। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाने से है। इसी को बोलते हैं हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था। तो सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जिसके बिना उसका सामान्य रूप से विकास करना मुश्किल हो। तो सोवियत संघ जो है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा पर काम या कार्य करता था या फिर योजनाएं बनाती थी। बेरोजगारी न के बराबर, यानी सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी लगभग न के बराबर थी। साथ ही साथ
उन्नत संचार प्रणाली की व्यवस्था थी। मिल्कियत यानी मालिकाना हक का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत, एक छोटे से पिन से लेकर एक कार जैसी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन अमेरिका मतलब सोवियत संघ में ही होता था। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा तो ठीक है, अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सिर्फ अमेरिका को छोड़ देते हैं तो सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, मैंने अभी बताया। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद, तमाम चीज़ें शामिल थी सोवियत संघ के पास। और सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन के सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। यानी देखा जाए तो सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। और पीन से लेकर, जैसे यहाँ बताया गया कि पीन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था, सोवियत संघ में होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था, जो मैंने अभी बताया। और न्यूनतम में क्या आएंगे, जैसे हो गया बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारा चीज़। बेरोजगारी तो थी ही नहीं, मैं अभी तुरंत बताया। और स्वामित्व था वहाँ पर, मतलब मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। और भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के कारण अलावा नियंत्रण भी वहाँ राज्य का ही था। इससे करके आगे जैसे चलिए देखते हैं, तो ऊर्जा भंडार मैंने बता दिया। सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं क्या थी, वो तो आर्थिक था। राजनीतिक क्या था, देखिए, केवल एक पार्टी का शासन, सोवियत संघ में केवल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में था। पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध किया था, क्योंकि ये सारा का सारा अमेरिका का था। किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी वहाँ, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ की अभी बात हो रही है उसका, और दूसरे का नहीं। सोवियत संघ का इतिहास क्या था, हिस्ट्री देखिए, इसमें बताया गया है। हिस्ट्री की अगर बात करूँ मैं तो जोसेफ स्टालिन का शासन था 1924 टू 53। अब जोसेफ स्टालिन कौन थे कि इन्होंने 1924 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया, लीडरशिप किए, और तथा इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कौन, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। जोसेफ कौन थे, तो ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। साथ ही साथ सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में इन्होंने 1924 से 1953 में नेतृत्व किया था। जोसेफ स्टालिन का ये रहा फोटो, आपके पास देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इन्होंने औद्योगिकरण को तेज़ी से बढ़ावा दिया और खेतों का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे जोसेफ स्टालिन। तो ये सोवियत संघ के एक नेता थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनका कार्य मैंने अभी तुरंत बताया, यही इनका कार्य था। उद्योग को बढ़ावा दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया, ये उनका कार्य था। सोवियत संघ और शीत युद्ध, देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व में दो ही महाशक्ति रह गई, यानी दो महाशक्ति का उदय हुआ। बहुत बार मैंने बताया, एक अमेरिका यानी यूएसए, एक सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, नाम दिया है इसमें भी, जिसमें से पहले थे अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। दो महाशक्तियाँ होने की वजह से विश्व में शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हुआ, यानी कोई एक रहेगा, इसी बात के लिए दोनों में युद्ध होने लगा, इसी को शीत युद्ध कहा गया। दोनों महाशक्तियाँ खुद को दूसरी महाशक्ति से अच्छा साबित करने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब देखिए निकिता ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव क्या था, उसके पहले एक और अच्छा देखते हैं, नहीं तो फिर बताएंगे हम, देख लेते हैं निकिता ख्रुश्चेव को। निकिता ख्रुश्चेव का बात यदि आया है यहाँ पर तो ध्यान दीजिए। निकिता ख्रुश्चेव सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सोवियत संघ की ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जोसेफ स्टालिन जिसका नाम बताएं तो जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक भी रहे थे ये। इन्होंने 1956 में कुछ सुधार लागू किए थे निकिता ख्रुश्चेव।
और साथ साथ हंगरी के जनविद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में ये शामिल था। यानी ये भी एक सोवियत संघ के नेता ही थे, जो बाद में ये मतलब इनका जो शासन रहा था ये 1953 से 1964 तक इनका शासन रहा था। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है किताब से आपको यदि बात किया जाए तो जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत संघ की कमान संभाली थी। यानी जोसेफ स्टालिन 1924 से 1953 और निकिता क्रुश्चेव 1953 से लेकर 1964 तक रहा। अभी तो मैंने बताया मुख्य घटना इनके साथ क्या क्या हुई थी। क्यूबा मिसाइल संकट इन्हीं के दौर में था, अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ इन्हीं के दौर में था, और स्पुतनिक जो कि रशिया का ही जो है स्पुतनिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा, और बर्लिन की दीवार का निर्माण इन्हीं के समय पर हुआ था। एक नेता और थे इनमें जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ये 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। हालांकि आगे इस बारे में आएंगे तब हम बताएंगे। फिर एक एल्त्सिन भी रहते हैं, ये भी इसके बारे में बताएंगे। तो ये समरी है, किताब भी पढ़ाएंगे हम, लेकिन पहले समरी को देख लेते हैं फिर हम बुक को पढ़ाएंगे। सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा, पश्चिम देशों से पिछड़ जाना, अर्थव्यवस्था का रुक जाना, विकास की गति कम होना, देश की समस्याओं से ध्यान हटना, ये सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा था। इतना सारा, नहीं तो इसके पहले वो ठीक ठाक ही थे। मिखाइल, देखिए बात बोले फिर से आ गया, मिखाइल गोर्बाचेव आ ही गया। चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि गोर्बाचेव यानी मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए दो नीतियाँ, ग्लासनोस्त यानी खुलापन तथा पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना बनाई गई इन्हीं के टाइम पीरियड पर, और जिनका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ में शांति लाना था। तो मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है। और पश्चिमी के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसके बारे में बराबरी लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया था। ये मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसके बाद क्या आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव, थोड़ा सा और बात करो तो इनका जन्म हुआ था मिखाइल गोर्बाचेव का 1931 में, और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ऐसे मानिएगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति यही थे, महासचिव यही थे, मिखाइल गोर्बाचेव ही। और शीत युद्ध समाप्ति इन्हीं के टाइम पर हुआ था और सोवियत संघ के विघटन का आरोप भी इन्हीं पर लगा था। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए आप राजनीतिक सुधार देखते हैं कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप की सेना को वापस बुलाया गया, जर्मनी में के एकीकरण में सहायता हुआ, ये राजनीतिक सुधार हुई थी। अफगानिस्तान की अगर बात आए तो सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। इसको बताएंगे आगे, किताब जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों किया था। आर्थिक सुधार बात करें तो हथियारों की होड़ पर रोक लगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। सोवियत संघ का विघटन क्या है, देखिए कि गोर्बाचेव ने यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की कोशिश की, पर उनके प्रयास पूरी तरह से असफल रहे। वह लोग जो यह सुधार चाहते थे उन्होंने कहा कि सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, और जो लोग इन सुधारों का विरोध कर रहे थे वो इनका विरोध करते रहे हमेशा के लिए। इसी वजह से गोर्बाचेव ने मतलब इनको कहीं से भी समर्थन नहीं मिला और फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1989 बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया था। तो बताएंगे बर्लिन की दीवार क्या क्या कहानी है, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बना। यानी इस दीवार का बना इसलिए गया था क्योंकि 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को बनाया था, गिरा दिया था। पहली बात यानी पूर्वी जर्मनी का आम जनता जो थे उन्होंने इस दीवार को गिराया था। और सिंपल सी बात में अगर कहा जाए तो यह दीवार लगभग वहीं 150 किलोमीटर के आसपास लंबी थी और 28 ईयर्स तक यह दीवार बनकर खड़ी रही थी। जनता ने इनको गिराया था। 9 नवंबर 1989 को इनको तोड़ दिया गया था। बताएंगे इसकी कहानी है लंबा। और 1991 यानी 91 तक सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया। उसके बाद अंतिम एक पॉइंट आता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, जो वादे किए थे उसको नहीं कर पाया, नौकरशाही का शिकंजा हो गया,
कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ गया, हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा आया, पश्चिम देशों से पिछड़ गया रूस का दबदबा, अर्थव्यवस्था का रुक जाना, लोगों में आज़ादी की भावना का उठना तत्कालिक कारण था। लोगों के मन में आज़ादी की भावना को उभरना, गोर्बाचोव के सुधार यानी जो उसने 2 कोशिश किए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्त, ये दोनों का असफल हो जाना ही या भी सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो अच्छा बना सकूं। ये तो मैं अभी समरी ही बना रहा हूं, फिर मैं जैसे ही इनका पूरा सीरीज ख़त्म करके मैं बुक से भी लाऊंगा और लाइन टू लाइन यानी लाइन बाय लाइन इसको पढ़ाऊंगा मैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मतलब एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए